हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर का क्विक रिवीजन लिया था, तो जैसे कि हमने ये पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्विक रिवीजन ऑफ फुल लेसन। तो पहले हमने क्विक रिवीजन लिया फर्स्ट चैप्टर का, फिर हमने सेकेंड चैप्टर का लिया, अब हम थर्ड चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्विक रिवीजन में हम करते क्या हैं, पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी हमारे उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जितने भी एग्जाम्पल की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वो एग्जाम्पल भी साथ में सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। आज हमारा है थर्ड चैप्टर 11th क्लास का, जिसका नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिलेटेड कंसेप्ट जितने भी हैं और साथ में ही उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सब। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये बने हैं हमारे ग्रीक वर्ड से ट्राइगन प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्राइगन प्लस मेट्रोन से। तो जो ट्राइगन प्लस मेट्रोन का मीनिंग है वो क्या निकलता है, ट्राइगन मीन्स ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी मेजरिंग करते हैं हम यहाँ किसकी, साइड ऑफ ट्रायंगल्स की। ठीक है, मेजरिंग साइड ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये है हमारा मीनिंग किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में जब डेवलप हुई थी ओरिजिनली, तो वो सिर्फ किस कंसेप्ट के लिए डेवलप की गई थी कि ट्रायंगल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए की गई थी। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसकी स्टडी बढ़ती गई, तो जैसे नेविगेशन में, मैप में, इंजीनियर्स सभी इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया सभी ने इसका। तो इसका जो एरिया है यूजिंग का ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो वो सिस्मोलॉजी में भी यूज़ करने लगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज़ करने लगे, और स्टेट ऑफ एन एटम को डिस्क्राइब करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाने लगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि हम जैसे हाइट निकालते हैं टाइड्स की, जो हमारे ओशियन में आते हैं, ज्वार भाटा वो जिसको हम बोलते हैं, उनको प्रेडिक्ट करने के लिए भी कि उनकी हाइट कितनी ऊंची जा सकती है, उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ करने लग गए। और साथ में ही जो म्यूज़िकल टोन्स हैं और भी बहुत सारे अदर एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको यूटिलाइज करना हमने स्टार्ट किया। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक को क्यों लेके आए, ये बना किन वर्ड से है और इसके जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। तो अब हम इसके अंदर यूज़ क्या करते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक है इसके अंदर सबसे पहले जो फैक्ट आता है वो आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो कहाँ से आई, ट्रायंगल से। जैसे कि हमें पता है कि हम ट्रायंगल की स्टडी से ही हमने इसको स्टार्ट किया था। तो जो ट्रायंगल की साइड होती है उनकी हम रेशो ली हमने लास्ट क्लास में, जैसे हमने डिस्कस किया था 10th क्लास में, कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके अंदर हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ले ली हमने, ये इसका हाइपोटेन्यूस था यहाँ पे, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और ये हमारी लेंथ थी, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं जिसको हम, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं और इसको हम कर्ण बोल रहे थे। और ये जो होता है हमारा, इसको आधार बोलते हैं, जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमने एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 साइड होती हैं, AB, BC और AC। तो हमने इनकी रेशो की हेल्प से, जैसे AB/BC, BC/AB और BC/AB और यहाँ से क्या आएगा, BC/AC। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हमने कुछ फॉर्मूलाज निकाले कि कौन हमारा यहाँ से साइन के इक्वल होगा, कौन यहाँ से हमारा कोस के इक्वल होगा। जैसे कि हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था, हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करते थे इसके लिए, PBP। एक इसमें हिंदी में यूज़ करते थे लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, और इसमें यूज़ करते थे PBP, यहाँ पे यूज़ करते थे HHB। ठीक है, PBP HHB।
तो आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम में याद करना तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस, लेकिन यहाँ पे लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, तो जो इनकी हेल्प से हमने जो फॉर्मूलेज निकाले थे रेशो से, तो वो फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पे क्या क्या थे कि अगर हम क्या करें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस करें, मीन्स लंब बाय कर्ण करें, तो वो हमें क्या देगा, यहाँ पे साइन थीटा देगा। अगर हम बेस बाय हाइपोटेन्यूस करें या फिर आधार बटे कर्ण करें तो वो हमें कोसिकेंट देगा, मीन्स कोस थीटा देगा। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दें, तो वो हमारे टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। और इसके अपोजिट क्या था, अगर बी बाय पी करेंगे तो वो हमें यहाँ से कोट की वैल्यू मिलेगी अपोजिट में। ठीक है, यहाँ से अपोजिट में हमें सीकेंट की मिलेगी और यहाँ से मिलेगी कोसिकेंट की। तो ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब ये तो हमने साइड्स ही यहाँ पे डिस्कस की थी, और हमने कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी देखी थी और उनको अप्लाई भी किया था हाइट और डिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी ये रिलेशन है, रेशो हैं, इनको हम फंक्शन से रिलेट करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास आता है वो आता है एंगल। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम स्टडी कर रहे हैं कंसेप्ट्स को कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट हमारे पास हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है एंगल का। तो एंगल होता क्या है, एंगल क्या है, कोई भी दो लाइन होती है, दो लाइंस के बीच में जो उनको दोनों का जॉइंट पॉइंट होता है, जो दो लाइंस का। ठीक है, उस पॉइंट को की हेल्प से जो यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ थी, उसको रोटेट करके इधर लेके आया है, तो यहाँ पे जो एंगल बन गया उसका रोटेशन से, इनिशियल और टर्मिनल साइड, मीन्स स्टार्ट में यहाँ थी वो। ठीक है, और बाद में वो रोटेट होके यहाँ इस पॉइंट पे आ गई, टर्मिनेट यहाँ पे कर दिया हमने, यहाँ पे रोक दिया उसको। तो जो उसने रोटेट करके वो यहाँ तक गई, तो उस एंगल, उस जो यहाँ पे बनेगा, ये जो स्पेस बना, उसने ट्रैवल किया जो रास्ता, उसको हम बोलेंगे एंगल। लेकिन ये उसने नेगेटिव डायरेक्शन में किया तो इसको हम नेगेटिव एंगल बोल देंगे। और अगर वो ऐसे कर था और इस यहाँ से मूव करके इधर चली जाती, तो ऐसे करके यहाँ से इधर मूव की, तो इसको हम बोल देते पॉजिटिव एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल और इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव की, इसने क्या किया, हमारे जो जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन होती है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो मूव करेगी तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूव करके गई है तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, इसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं और इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो हमारे एंगल्स हैं, डिग्री हैं, ये पता ही है हमें कितनी कितनी एंगल्स हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं, जैसे अब फर्स्ट ये है हमारे पास, ये एक साइड है, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम, ये हमने एक साइड ले ली। अगर हम इसको रोटेट करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लेके चले जाएं तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फिर इसको रोटेट करवा दें आगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके चला गया तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। अगर हम यहाँ से इसको फिर आगे रोटेट करवा दें, ऐसे ऐसे करके नीचे चला जाएगा ये, तो यहाँ पे बनेगा ये जो एंगल हमारा यहाँ से बन गया 270 डिग्री का बन गया। फिर आगे रोटेट करवा दे तो 360 का पूरा, अगर यहाँ से रोटेट करके आके ये दोबारा इसी पॉइंट पे मिट कर जाती है दोबारा, तो यहाँ पे ये पूरा जो एंगल यहाँ पे बनता है हमारा, इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एंगल्स का जो यहाँ पे बात है। लेकिन अब हमें यहाँ पे जैसे हम टाइम है, टाइम को जैसे हम मिनट में भी मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो डिग्री है उसको हम टाइम की जो यूनिट होती है मिनट, और जो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, उससे कैसे रिलेट करेंगे अब वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इसको, हमारे जो हमारा क्लॉक होता है, क्लॉक के अंदर भी तो जब एक सुई यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है 12 से, तो पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यहीं पे आ जाती है, तो वो 360 डिग्री का ही एंगल ट्रैवल करती है वहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ से निकालना है कि हमारे 1 डिग्री में
अगर हम 60 मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसकी भी शॉर्ट यूनिट्स होती हैं, छोटी यूनिट्स होती हैं, 1 डिग्री है जो वो इक्वल होता है हमारे 60 मिनट का, और 1 मिनट हमारी इक्वल होती है 60 सेकेंड के। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि 1 मिनट हमारी 60 सेकंड के इक्वल होती है। अगर डबल डॉट लगा रहे हैं तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल ये लगा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट सा, ठीक है, तो ये हमारे मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थी हमारी डिग्री की मेजरमेंट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इनिशियल रोटेशन से टर्मिनल रोटेशन तक हम जाते हैं और उसको 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब है रेडियन मेजर। तो अभी तो किस में मेजर कर रहे थे, डिग्री में, अब कर रहे हैं हम रेडियन में मेजर। तो रेडियन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे हम इसके अंदर एक सर्कल कंसीडर करते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, डिग्री मेजरमेंट हमने यहाँ पे कर ली, ये हमारी डिग्री मेजरमेंट थी। ठीक है, अब हम रेडियन मेजरमेंट कर रहे हैं। तो रेडियन मेजरमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम एक सर्कल होता है, ठीक है, और वो पॉइंट जैसे मान लो यहाँ था, यहाँ से रोटेट करके इस पॉइंट पे चला गया, तो ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, और ये यहाँ पे पॉइंट है हमारा ओ। तो यहाँ पे जो एंगल इसने यहाँ पे रोटेट किया, हमने मान लिया इसने 1 रेडियन एंगल रोटेट किया। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव की साइड में जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, और वो कम भी कर सकता है रोटेट और ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंड करता है। अगर हम इसको जैसे अब यहाँ था, ये यहाँ गया तो हमने +1 रेडियन मान लिया यहाँ से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन अगर ये नीचे चला जाता तो ये नीचे चला गया तो ये हमने माइनस का रेडियन मान लिया। ठीक है, डिपेंड करता है वो तो डायरेक्शन पे कि हम किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं हमारे एंगल को। तो जो हमारी सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, वो यूनिट उसकी क्या होती है, 2 पाई तक होती है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज़ 2 पाई। तो वो 2 पाई तक इसमें मैक्सिमम हो सकता है हमारे पास, जो रोटेट हम यहाँ पे करवाते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम कैलकुलेशन करनी होती है, अगर हमें जैसे डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा = L/r। L होती है हमारी ये आर्क, ठीक है, और जो आर होती है हमारी ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और थीटा होता है हमारा ये एंगल। ठीक है, अब थीटा को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं और इसको साथ में हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में भी। तो फिर अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखनी है कि जो हमारा रेडियन हमने कंसीडर किया है, इसका रियल नंबर के साथ क्या कनेक्शन है वो चेक करना है। तो रियल नंबर के साथ कनेक्शन क्या है इसका, अगर हम एक यूनिट सर्कल मीन्स एक ऐसा सर्कल कंसीडर करें जिसकी रेडियस हमारी 1 मीटर है, 1 है, ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉइंट ए होगा। तो यहाँ ये जो रियल नंबर है हमारा डायरेक्ट ही इससे कनेक्ट होता है। जैसे रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज 1 एंड द सेम, इनको सेम ही कंसीडर कर सकते हैं कि जितना रेडियन है उतनी ही हमारा रियल नंबर है। तो इनके बीच में डायरेक्ट ही रिलेशन है, ये आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो रिलेशन होता है यहाँ पे किस किस के बीच में, रेडियन के बीच में और रियल नंबर के बीच में। तो जो रेडियन और रियल नंबर के बीच में रिलेशन है वो बिल्कुल इक्वल है, ये आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है ये आपस में। ठीक है, लेकिन डिग्री का और रेडियन का जो रिलेशन है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिग्री का और रेडियन का रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हमें कोई चीज़ डिग्री में गिवन है तो उसको हम कैसे रेडियन में कैलकुलेट करेंगे, और अगर कोई रेडियन में गिवन है तो उसको कैसे हम डिग्री में लेके आएंगे। ठीक है, तो जो रेडियन और डिग्री का हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं अब। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास क्या है, जो रेडियन है हमारी वो 2 पाई का रोटेशन होता है कंप्लीट। जैसे हमने एंगल का उसमें देखा, डिग्री में देखा कि वो 360 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पाई की फॉर्म रेडियन की फॉर्म में लें तो रेडियन हमारा 2 पाई का होता है। तो मीन्स हम बोल सकते हैं 2 पाई हमारा इक्वल होगा किसके, 360 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन = 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमारी रेडियन को कन्वर्ट करना चाहें डिग्री में तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर ये 2 है इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में भेज सकते हैं। तो यहाँ से आएगा पाई रेडियन = 360/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। तो यहाँ से आएगा 180 डिग्री, मीन्स 2 पाई 360 के इक्वल, पाई 180 डिग्री के इक्वल।
तो पाई रेडियन हमारे किसके इक्वल आ गया यहाँ से 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अगर हमें यहाँ से रेडियन निकालनी है सिर्फ, तो रेडियन को हम यहाँ रख देंगे। रेडियन हमारा किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री बाय पाई। और पाई की वैल्यू जैसे कि हमें पता है बाई बटे 7 भी होती है और 3.17 भी होती है 14। तो डिपेंड करता है कौन सी यूज़ करनी होगी, तो वो तो गिवन हो सकता है, कई बार 3.14 भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें यहाँ पे कौन सी यूज़ करनी होती है 22/7 वाली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 22/7 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे जो 1 रह गया ना, यहाँ पे 1 रेडियन, तो वो किसके इक्वल आएगा 22/7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, 180 डिग्री इज इक्वल टू 7/22। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 0। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 9 जा कितने होंगे 63 और एक ये इसके नाम की 0 लगी और यहाँ से आएगा 11। जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 11 5 जा पे जाएगा पहले 55, फिर यहाँ से 8 बचेगा, 8 में 0, फिर 7 जा, ठीक है, फिर वहाँ से 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 उतारा, फिर यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 57 डिग्री पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा अगर हम इसको ऐसे करके डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे बचेगा 11 5 जा 55, यहाँ पे बच गया यहाँ से 8, ऊपर से 0, 11 7 जा 77, 3, फिर यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पे 3 डिग्री बच गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें इसको 3 डिग्री तो हमारे पास है, पर इसको हमें डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या पता है कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ पे कितनी मिनट होंगी इसके अंदर, यहाँ से अगर 3 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर तो यहाँ से कितने आएगी। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ से कि हमारे पास क्या है 57 डिग्री और ये 3 हमारा रिमाइंडर बाय 11, ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको डिग्री में। ठीक है, यहाँ से यहाँ ना लगाएं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अभी तो ये इतना आया हमारे पास, ठीक है, बिना सोल्व करें। तो हमें ये 3 बाय जो हमारा 11 है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए 3/11 को, अब हमें पता है कि ये डिग्री में है और 1 डिग्री हमारे पास 60 सेकंड होती है, 60 मिनट होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू 60। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 180/11। जब 180/11 को यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 11 1 जा 11 और फिर यहाँ पे 7 0, 11 6 जा 66, तो यहाँ फिर 4 बच गया हमारा। तो इसको अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे 57 डिग्री और ये आ गया हमारा 16 मिनट। फिर हमारे पास बच गया ये यहाँ पे 4/11 मिनट में। अब इस मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 4/11 इंटू 60, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बनेगा 240, तो 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा पे जाएगा, तो फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे जाएगा ये 1 जा पे। ठीक है, ये 1 जा पे चला गया। अब यहाँ से फिर 9 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे करके चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 मीन्स हमारी क्या आएगी सेकंड। तो अप्रोक्सीमेटली में भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं 1 रेडियन है जो हमारा, वो इसके इक्वल होता है। तो रेडियन में से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में, क्योंकि ये पहले रेडियन में था 2 पाई। ठीक है, 1 रेडियन को हम किसके इक्वल ले आए 57 इसके। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे देखो, ये हमारी चीज़ क्या थी, डिग्री में थी। ठीक है, पाई वाली जो ये आई थी यहाँ से डिग्री में आई थी। अब हम इस 180 डिग्री को इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ से क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 180 है इसको डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो पाई बाय 180 डिग्री इंटू रेडियन। अब ये है हमारा डिग्री के इक्वल।
तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये भी 22/7 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 और बाय में इसके 180 है, तो 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे इनटू में थी रेडियन और इक्वल टू डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 2 9 18 0, ठीक है। तो यहाँ से बच गया हमारे पास 90। तो जो ये 90 है नीचे हमारे पास कितने बन गए यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 11/630 रेडियन, 11/630 रेडियन। अगर देखा जाए तो इसके ऑलमोस्ट इक्वली अपोजिट ही बना, ये 630/11 था और ये 11/630 था। फिर इसके बाद इसको भी ऐसे ही डिवाइड सोल्व करवाएंगे। सोल्व करवाने के बाद ये हमारा किस में आया, रेडियन में आ गया वैसे ये हमारा, ठीक है। इसको डिवाइड करवाओ और ये पॉइंटों में हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0.01746 रेडियन, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन जो हमने देख लिया यहाँ पे, कि अगर हमारे पास रेडियन है तो उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन हम देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पे हमारी जो एंगल होते हैं जैसे पाई टू पाई की फॉर्म में, तो वो देखें तो हमारे पास कैसे होता है। अगर हम डिग्री में लिखते हैं, डिग्री में 360 लिखते हैं तो वो 2 पाई के इक्वल है रेडियन में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 90 लिखते हैं तो वो हमारा π/2 के इक्वल है। अगर 180 लिखते हैं तो वो पाई के इक्वल है। अगर हम 45 लिखते हैं 45 डिग्री तो वो π/4 के इक्वल है। अगर हम 30 डिग्री लिखते हैं तो वो π/6 के इक्वल है। अगर हम 60 इक्वल लिखते हैं वो π/3 के इक्वल है। और अगर हम 270 लिखते हैं तो वो हमारे 3π/2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे जो एंगल्स होते हैं, जिसको 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 270 डिग्री, इनको हम डिग्री में भी लिख रहे हैं और रेडियन में भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब है हमारे पास आगे रोटेशनल कन्वेंशन। रोटेशनल कन्वेंशन मीन्स यही है कि हम क्या करें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें, और जो हमारे डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, और जो रेडियन है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अब इसके अंदर है क्या चीज़ है हमारे पास, अगर हमें एंगल मेज़र करने हैं डिग्री या फिर रेडियन में, तो हम कन्वेंशन यूज़ करते हैं, डिग्री थीटा डिग्री लिखते हैं, या तो फिर या फिर उस एंगल को हम बीटा भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बीटा कंसीडर करते हैं तब जब हम रेडियन में ले रहे हो एंगल को, और अगर हम ऐसे एंगल को कंसीडर कर रहे हैं बीटा तो इसका मतलब रेडियन में है, और अगर हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे थीटा डिग्री तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास किस में है, डिग्री में है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हमारा क्या था, रिलेशन देखा हमने डिग्री और रेडियन का, और कन्वर्जन देखी। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें फॉर्मूला मिल चुका है कि अगर हमें रेडियन से रेडियन में मेजर करना है तो हमें π/180 करना पड़ेगा और इनटू में डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हमें ये तो क्या है, अगर रेडियन में वैल्यू दे रखी है और रेडियन में वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जब हमें डिग्री में है। और अगर हमारे पास डिग्री में वैल्यू निकालनी है हमें तो हम 180/π इंटू रेडियन कर लेंगे, जो रेडियन की मेजरमेंट होगी ना उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे करके हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमने एक एग्जाम्पल तो देख लिया था आपका, जो आप 1 रेडियन को कन्वर्ट करना और 1 डिग्री को, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ये। अब जैसे जो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, अब हम वो देख लेते हैं कि कैसे सोल्व किया हुआ है इन्होंने। 40 डिग्री 20 मिनट हमें एंगल दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। तो अब हमने फार्मूला देखा था कि रेडियन को में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें π/180 डिग्री इंटू डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है, 180/180 इंटू डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें π/180 डिग्री के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब हमारे पास ये एंगल है तो हम यहाँ पे रख देते हैं एंगल π/180 इंटू ये हो गया हमारा यहाँ 40,
ये। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो 20 मिनट है ना, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, जब हमने रेडियन डिग्री में लेके आ रहे थे, हम रेडियन को कन्वर्ट कर रहे थे डिग्री में, ठीक है, डिग्री में लेके आ रहे थे रेडियन को, तब तो उस वक्त तो हमने क्या किया था, 60 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसमें जो 60 से वहाँ पे डिवाइड कर रहे थे ना, उसको हम 60 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/3 आएगा, तो हमारे पास बचेगी 40 डिग्री 1/3, 40 1/3, 40 सही 1/3 डिग्री। तो अब ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है हमारे पास डिग्री में आ चुका है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसकी, जो ये हम इसका क्या बोलते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है या हमारा, ठीक है, मिश्रित भिन्न। तो इसको हम सोल्व करके यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120, 120 प्लस 121, 121/3 आएगा डिग्री में। तो इसको हम लिख सकते हैं 121/3 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने π/180 इंटू 121/3 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम 2/7 अगर हमें करनी है, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ आएगा 121 पाई, और जब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो यहाँ से आएगा 540, ये आ गया हमारा यहाँ से रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रेडियन में सोल्यूशन आ गया हमारा। किसको कन्वर्ट किया हमने, 40 डिग्री 20 मिनट को। अब अगर हम क्या करें, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, जो 6 रेडियन है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब ये रेडियन में है और हमें क्या करनी है, डिग्री में कन्वर्ट करनी है ये। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे, 180/पाई इंटू रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे तो हमें 2/7 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो 2/7 और 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, और रेडियन की वैल्यू हमें दे रखी है 6, तो हमने रख दिया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 3 6, यहाँ से 11, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको सोल्व करने के बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना मिलेगा, 180 इंटू 21/11। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करवा देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, 300, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 3 और 5 इंटू 7/11, ठीक है। तो ये आना था यहाँ से, तो ये आया यहाँ पे हमारा 180 डिग्री पाई। तो अब हम इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 700, 7 4 जा 28, 2 35, 35 और 2 कितने आए, 37, तो यहाँ पे 11। तो हमारी जो सोल्व करने के बाद ये आई 3780/11। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ये इसको लास्ट में सेकंड तक सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले जाएगा ये 3 पे 3 33, तो यहाँ से 4, यहाँ पे 8, फिर 4 पे 44, फिर 4 आया, फिर 0, तो यहाँ से फिर 3 जा पे, तो यहाँ पे 33, फिर 7। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया इसको लिख सकते हैं हम 343 डिग्री प्लस 7/11। इसको ये डिग्री में है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। और हमें पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो 60 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया 43 डिग्री प्लस ये यहाँ से आ गया हमारा 420/11 मिनट। अब मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो अब हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 420 11, तो 11 3 जा 33, तो यहाँ से 9 ऊपर से 0, तो यहाँ 3 8 जा 88, ठीक है, 3 8 जा 88 और यहाँ पे 2, तो यहाँ अब 2 बच गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 343 और डिग्री 38 मिनट प्लस में क्या बचेगा हमारे पास
2/11। अब इसको फिर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बचेगा 343 डिग्री 38 सेकंड, और यहाँ से बच गया 120/11। अब इस 120/11 को भी सोल्व करेंगे ऐसे ही डिवाइड करके, 120 11 11 1 जा 11, तो यहाँ से 1 ऊपर से 0 यहाँ पे नहीं डिवाइड होएगा, तो फिर ये बच गया हमारा 10। अगर हम इसको पॉइंट लगा के एक 0 और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये फिर 9 पे जाएगा 99। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऑलमोस्ट एंड ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 343.38 मिनट, और यहाँ पे आया 10.9 सेकंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, ये कर दिया हमने 6 रेडियन को कन्वर्ट हमारे डिग्री और इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के साथ जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट थे, जो फैक्ट हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट पे, जिसमें आता है अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास एंगल के ऊपर रोल था सारा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ऊपर रोल है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूलेज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, और जो उसमें साइन ऑफ कन्वेंशन होती है वो डिस्कस करना है कि कौन से पार्ट में जाके कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ अब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें जो जितने भी इससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं वो। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। तो इसके अंदर अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिस्कस कर लिया, और हमने एंगल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, डिग्री को रेडियन में कैसे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो कंसेप्ट है नेक्स्ट, वो क्या है कि हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था अर्लियर क्लास में, कि जो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है वो इक्वल आता है हमारा 1 के। ठीक है, और जो अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन देखें, मतलब एक पूरा का पूरा रोटेशन देखें, तो वो 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए, π/2 बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर π/2 एंगल बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यूज़ देखनी है हमें कि कोस की वैल्यूज़ कितनी होएगी, और यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होएगी, डिग्री साइन 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, वो वाली वैल्यू निकालनी है अब हमें यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम वो वैल्यूज़ रख लेते हैं यहाँ पे, याद करते हैं उनको। ठीक है, 1 बाय 1 टेबल देखते हैं, उसकी टेबल बनाते हैं। तो पूरा आप ध्यान देना कि हम कैसे ये जो टेबल है ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो देखते हैं अब। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, एक सर्कल कंसीडर कर लिया। तो अगर हम वो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया जिसकी जो रेडियस है वो यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी रेडियस है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर कंसीडर किया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कंसीडर कर ली a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कंसीडर कर ली हमने कितनी है, b है, और जो ये लाइन है ये तो हमारी रेडियस ही है। ठीक है, ये भी रेडियस ही है, तो ये हमारी कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 थी। तो अब अगर हम a को कोस मान लें यहाँ से, कोस x, तो b को हम साइन x कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या होगा, a² + b² = 1। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम a² + b² = 1 करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, cos² x + sin² x = 1। तो ये बात तो सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलमोस्ट ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आएगा, ये इसके इक्वल तो आ गया। अब यहाँ देखो आप, जैसे जैसे हम ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 1 0। ठीक है, अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, इसको पूरा ग्राफ बना लें इसको। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये 1 है, 1 0 पॉइंट है। ये यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे पॉइंट बनता है 0 1, यहाँ पे पॉइंट बनता है -1 और 0।
और यहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा ये बनेगा 0 और -1। ठीक है, तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो कोस को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू है जो वो साइन के एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे और वैसे भी पता है हमें हॉरिजॉन्टल में कोस होता है और वर्टिकल में हमारे पास साइन होता है। तो जो वर्टिकल की वैल्यू है तो वो तो वाई है, वाई हमारा पीछे वाला होता है, एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो पीछे वाली वैल्यू है वो साइन के लिए है। ठीक है, तो मीन्स हम इसको यहाँ पे वाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखो कोस जब हमारी क्या थी 0, ये यहाँ पे अगर यही है लाइन सेम, उसी लाइन पे कोई रोटेशन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो यहाँ 0 डिग्री रखो और यहाँ पे भी 0 डिग्री रखो। ठीक है, वो 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और साइन की क्या है 0, तो यहाँ पे 0, तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि यहाँ से हमें पता लगा कि कोस 0 डिग्री हमारा 1 होता है और साइन 0 डिग्री हमारा 0 होता है। फिर उसके बाद आगे रोटेट करके गए तो यहाँ पे पहुँच गए इस पॉइंट पे। ये कौन सा कितना एंगल हो गया यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री रखें अगर, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, जो कोस की वैल्यू है वो तो 0 होगी लेकिन साइन की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कोस 90 डिग्री हमारा 0 है और साइन 90 डिग्री हमारा यहाँ पे 1 है। फिर उसके बाद यहाँ से 180 डिग्री पे आई तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 को, और साइन 180 डिग्री हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, तो हमने 0 लिख लिया। फिर यहाँ पे 270 डिग्री पे आ गया तो 270 डिग्री पे यहाँ पे कितना आया, कोस 270 डिग्री हमारा यहाँ पे आया 0, और जो साइन 270 डिग्री है वो हमारा यहाँ से आया -1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से आगे क्या देखा, ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे। और अब हमें ये भी पता है कि इन वैल्यूज़ को हम किस में लिख सकते हैं, रेडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 ही लिखेंगे, 180 को पाई लिख सकते हैं, और इसको 270 को हम 3π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम आए वापस cos 2π पे, मीन्स पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यहीं पे आ गए तो यहाँ पे cos 2π या फिर 360, तो यहाँ पे कितना आया 1 आया, लेकिन ये कितना आया साइन वाला, ये यहाँ से 0 आया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या पता लगा कि हम 1 से स्टार्ट हुए थे और 1 पे आके ख़त्म हो गए, ये 0 से स्टार्ट हुए थे 0 पे आके ख़त्म हो गया। तो एक पूरा रोटेशन लेते हैं तो वैल्यू वहीं पे आके एंड हो जाती है। तो 2π के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर रिपीट हो रही है तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लगा, अगर 2π हम ऐड कर देते हैं, जैसे 2π में 0 ऐड किया तब भी 1 था। ठीक है, 2π में 0 ऐड किया तब भी 0, 2π था जब भी 0 था, और 2π में 0 ऐड किया तब भी 0 ही थी हमारी वैल्यू यहाँ पे। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे पाई पे भी ऐसे ही था हमारा। ठीक है, ये तो 1 थी वैल्यू इनकी, जैसे 0 पे, पाई पे और 2π पे, और इसकी 0 पे, पाई पे और 2π पे 0 ही थी। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम क्या करें, साइन 2n πx प्लस x लिख देना तो वो हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, मीन्स साइन x के इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, और अगर हम कोस 2πn प्लस x लिख दें यहाँ पे तो वो भी हमें किसके इक्वल ही मिलेगा, कोस x के इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब साइन x हमारा 0 कहाँ कहाँ मिलेगा, हमें 0 मिलेगा ये 0 पे साइन, और फिर +- पे, फिर +-2π पे, फिर +-3π पे, +-4π पे। ठीक है, तो ये मीन्स जो इंटीग्रल मल्टीपल है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल हैं हमारे जो 1 2 3 4, उनके पाई से इंटीग्रल मल्टीपल करवाते हैं तो वो उसके 0 आते हैं। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 फॉर साइन x। अगर हम कोस की बात करें तो वो आता है हमारा कोस 0 कहाँ पे आया था, कोस 0 था 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, मीन्स π/2 3π/2। तो मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो हमारा होता है ये तो वैल्यू ही थी, यहाँ ये 0 पे भी था, तो यहाँ पे आएगा ये +- π/2 पे, +- 3π/2 पे,
ये प्लस माइनस पाई बाय 2 पे। ये तो था मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल, ये था हमारा, ये है हमारा ओड इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे ओड वैल्यू आ रही है 1 3 5 7, ठीक है। तो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे तो हमारी जो कोस की वैल्यू है वो 0 होगी, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारी साइन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि जो साइन ऑफ एक्स है वो हमारा 0 आएगा अगर हम यहाँ पे इम्प्लाई करें क्या कि x हमारा n पाई है। और यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या कि कोस x है जो वो 0 आएगा अगर हम इम्प्लाइज करें यहाँ से कि हम इनको कंबाइन करके, अगर हम जैसे यहाँ पे n पाई किया ना हमने, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, तो इनको सभी को मिला के हमने एक फॉर्मूला बना दिया यहाँ से। ऐसे यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ से कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा 2n+1 पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2n+1 पाई बाय 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ हम 0 रखेंगे तो 1, ये पाई बाय 2 बनेगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ से 3 पाई बाय 2 बनेगा, 2 रखेंगे 5 पाई बाय 2 बनेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव में चली जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने ये फॉर्मूलेज निकाल ले कि किसके लिए कैसा हो सकता है। अब जैसे कि हमें ये पता है, अब जो कोस है वो साइन के अपोजिट होता है, और सीकेंट हमारा कोस के अपोजिट होता है, tan हमारा साइन बाय कोस होता है। ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे इनकी हेल्प से अब हम जो जैसे हमने साइन और कोस के लिए ये फंक्शन निकालना है ना कि x हमारा n पाई हो, x हमारा 2n+1 पाई बाय 2 हो, तो ऐसे ही हम फंक्शन निकाल सकते हैं हमारे सीकेंट के लिए, कोस के लिए, कोसिकेंट के लिए, सीकेंट के लिए, tan के लिए और कोट के लिए, ठीक है। तो अब हम वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करें, जैसे साइन है, साइन हमारा किसके इक्वल होता है, साइन हमारा इक्वल होता है 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स, अगर हम कोसिकेंट को उधर ले जाएं, इसको डिवाइड में ले आएँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, ठीक है। अब अगर हम साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 वैल्यू इन पे होती है n पाइज पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जैसे हम रैशनल नंबर में बोलते हैं p/q, अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या होएगा, नॉट डिफाइन हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो सिर्फ इसकी x की वैल्यू क्या है, n पाई नहीं होनी चाहिए। अगर n पाई होगी तो वहाँ पे तो नॉट डिफाइन होगा, बाकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इसकी अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या बनेगा, x ये इसके इक्वल है लेकिन x इसके बराबर नहीं हो सकता, क्यों, और n यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है, n इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हमारे सीकेंट को। तो सीकेंट जैसे कि हमें पता है अपोजिट होता है 1 बाय कोस का, जैसे हमारा कोसिकेंट साइन का था। तो अब कोसिकेंट जो कोस था वो 0 कहाँ था, इस पे था 2n+1 पाई बाय 2 पे, तो अब इसकी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो कोस जो यह x है वो क्या किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा अदरवाइज अगर ये वैल्यू हुई, और n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे डिफाइन कर दिया सीकेंट के लिए। अब बात है यहाँ पे tan की, तो tan x किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स के। तो साइन एक्स की, अभी यहाँ पे देखो कोस एक्स है नीचे, तो कोस एक्स यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कोट, तो कोट हमारा अपोजिट होता है कोस एक्स बाय साइन एक्स के। तो अब यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, n पाई पे, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब है हमारे पास आगे जो हमने लास्ट उसमें भी पढ़े थे, जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, वैसे ही हमारे कुछ रिलेशन होते हैं कोट के साथ और tan का सीकेंट के साथ, कोट का कोसिकेंट के साथ। अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के,
तो अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को हम कोस साइन स्क्वायर से डिवाइड करवा दें तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, तो अगर इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दिया, यहाँ से भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दिया, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बन गया हमारा 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, कोस बाय साइन, ये बन गया हमारा कोट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 बाय साइन हमारा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, तो यहाँ से बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो एक तो रिलेशन ये आ गया यहाँ से हमारा। सेकंड रिलेशन हम यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं, अब तो हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड करवाया था, अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम इसको कोस स्क्वायर एक्स से अगर डिवाइड करवा दें पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया हमारा 10, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया 1, ये यहाँ से 1 बाय कोस होता है हमारा सीकेंट, तो यहाँ से बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ से ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दो रिलेशन और हैं जो हमें याद रखने हैं, जो आगे यूटिलाइज होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर। अब हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी एक टेबल, ठीक है, जिसके अंदर हमने जैसे साइन 0 डिग्री, साइन पाई बाय 2 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ निकाल ली थी। ठीक है, तो उसके लिए अब वो टेबल देख लेते हैं। अब हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट के लिए। अब आपको क्या है, इसके अंदर सिर्फ 2 लाइन अच्छे से याद करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमने टेबल बनाई, यहाँ पे 0, π/6, π/4, π/3। तो अब अगर हम डिग्री में लिखें, ये तो रेडियन में, अगर हम डिग्री में लिखें तो ये 0 डिग्री ही है। ये हमारा यहाँ से π/6 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये यहाँ पे हमारा बनेगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और जो 2π है ये है हमारा 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था लास्ट में कि जो साइन है हमारा 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, n पाई मीन्स पाई पे होता है, और फिर 2π मीन्स 2π पे होता है। ठीक है, लेकिन कोस हमारा 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, π/2 यहाँ पे हमारा, यहाँ पे रख दिया हमने 0, और जो हम एक 3π/2 पे भी होता है। ठीक है, बाकी और वैल्यूज़ हमने देखी थी कि जो कोस है, कोस थीटा, वो 0 पे 1 होता है, 2π पे भी 1 होता है, पाई पे भी, पाई पे -1, और फिर 2π पे +1। ठीक है, लेकिन इस केस में साइन थीटा के केस में π/2 पे 1 और 3π/2 के केस में -1। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने देख ली थी, लेकिन ये वैल्यूज़ हमने नहीं देखी थी जो हमारी यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो अब हम इनकी वैल्यू याद रखनी है हमें, ये वैल्यूज़ देख ले एक बार हम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनती हैं, यहाँ पे हमारे पास बनती है 1/2, यहाँ पे इसकी बनती है यहाँ पे 1/√2, और फिर बनती है √3/2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, जैसे 0 है, फिर 0.5 है, फिर यहाँ पे 1 अगर √2 करेंगे तो ये 0.5 से बड़ी वैल्यू आएगी, और ये भी उससे बड़ी है। तो मीन्स ये 0 से 1 तक अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री तक। तो मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2, 1/√2 से √3/2, √3/2 से 1। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें अपोजिट करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से जो इसकी वैल्यू 60 पे है वो हमारी यहाँ पे 30 पे आएगी। तो मीन्स √3/2 यहाँ पे ये सेम है दोनों में, कोस में भी और साइन में भी, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, देखो ये वैल्यूज़ हमें पहले पता लग गई इस फॉर्मूले से जो अभी देखे थे हमने, साइन n π, अगर x की वैल्यू n π होगी तो साइन x हमारा क्या होगा, 0 होगा, और अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2n + 1 π/2 होगी तो वहाँ से कोस x हमारा क्या होगा,
जीरो होगा। तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली 0 और 1 वाली, ठीक है। लेकिन अब रह गई थी ये 3 वैल्यूज़, ये 3 वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, 1/2, 1/√2, √3/2। तो इसके अंदर तो ये सीधे जाएंगी 1/2, 1/√2 और √3/2। लेकिन उसके केस में क्या होगा, अपोजिट, जैसे ये 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 से छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर बाद में 0, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर 1, तो ऐसे चलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, हमें निकालनी है tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा, tan किसके इक्वल होता है हमारा, साइन बाय कोस के। तो साइन के बाय में अगर कोस करें यहाँ से, तो 1 के बाय में 0, क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से करेंगे इन दोनों को डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √3/2, 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगी √3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। तो अब जैसे हमें निकालना है यहाँ पे tan 45 डिग्री। तो tan किसके इक्वल आएगा, साइन 45 डिग्री बाय कोस 45 डिग्री। तो कोस साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और जब कोस 45 डिग्री की 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो क्या आया 1। तो इसलिए हमने क्या लिख रख दिया यहाँ पे 1। अगर हम यहाँ पे 60 की देखें, तो tan 60 डिग्री, तो मीन्स साइन 60 डिग्री और बाय में कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, √3/2, और कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। 1/2 से ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया, √3। तो यहाँ पे आ गया हमारा √3। तो ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए बोला था मैंने कि आपको सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी वैल्यूज़ हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं बाकी 3 जो हमारे रहते हैं उनका। अब यहाँ पे देखो, जो कोट है वो हमारा अपोजिट होता है tan का। हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। तो जो वैल्यू 10 की होगी उसका अपोजिट कर दो, 1/, में लेके चले जाओ। तो 1 के बाय में 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, डोंट डिफाइन, क्योंकि 0 तो होना नहीं था यहाँ पे। कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो कोट थीटा 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी है, 0 पे 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे, 1/0, तो डोंट डिफाइन आ गया। तो ये तो या तो ऐसे करके लिख दो, या फिर यहाँ पे लिख दो नोट डिफाइन, ठीक है। फिर उसके बाद इसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे √3 हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही आता है, और यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी करनी थी, यहाँ पे ये हमने नहीं की। तो यहाँ पे देखो, साइन के बाय में अगर हम कोस करेंगे तो ये भी नोट डिफाइन चला जाएगा, ठीक है। और अगर 0 के बाय में -1 करेंगे तो 0 ही आएगा। -1 के बाय में 0 करेंगे, नोट डिफाइन। 0 के बाय में 1 करेंगे, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आई हमारी tan थीटा की। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ, अगर हम इसके केस में करें, कोट के केस में 1/इनफाइनाइट करेंगे, तो 1/इनफाइनाइट मीन्स डोंट डिफाइन हो तो वो 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 करेंगे तो ये डोंट डिफाइन, ये 0, ये डोंट डिफाइन, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कोसिकेंट की देखनी है। अब हमें पता है कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम जो वैल्यू साइन थीटा की है वो अपोजिट करते रहें। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 1/0 करेंगे तो डोंट डिफाइन। फिर यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे, तो 1 के बाय में 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा। √3/2 करेंगे तो 2 के बाय में √3 चला जाएगा, ठीक है। वैल्यू को पलट दो बस। और यहाँ पे 1 के बाय में 1 करेंगे, 1 के बाय में 0 करेंगे, डोंट डिफाइन। 1 के बाय में -1 करेंगे, -1, और यहाँ से 1 के बाय में 0 करेंगे, डोंट डिफाइन, ठीक है। ऐसे ही सीकेंट के केस में इसका उल्टा होएगा। तो 1 के बाय में 1, यहाँ से 2/√3, यहाँ से √2, यहाँ से 2, यहाँ पे 0 है तो 0 जाएगा, तो डोंट डिफाइन। यहाँ से 1 के बाय में -1, यहाँ पे 1 के बाय में डोंट डिफाइन, यहाँ पे 1 के बाय में 1, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम पूरी की पूरी टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ 2 लाइन याद होनी चाहिए, उसके अलावा हम बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो अब है हमारे पास आगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हमारे पास जैसे क्वाड्रेंट होता है, तो क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से भी देख सकते हैं, जो अभी हमने वैल्यू निकाल ली है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, 0 से लेके π/2 तक होता है।
तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है इसके केस में भी, इसके केस में भी, इसके केस में भी, इसके केस में भी, इसके केस में भी। तो सभी के वैल्यूज़ क्या क्या हैं, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर π/2 से अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव ही है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया, सीकेंट नेगेटिव हो गया। तो मीन्स कोस और सीकेंट नेगेटिव होते हैं हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन साइन और कोसिकेंट नहीं नेगेटिव होता। ठीक है, तो और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में। तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, और कोस भी नेगेटिव होता है, लेकिन टेन और कोट नेगेटिव नहीं होते। फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में हमारे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मीन्स ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक ग्राफ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से 0 से π/2, π/2 से पाई, और फिर यहाँ पे 3π/2 और फिर ये 2π। ठीक है, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्लास में क्या है, सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड में क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, इसमें सिर्फ जो साइन और कोस है, कोसिकेंट है, वो तो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे टेन और कोट हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी नेगेटिव हैं। यहाँ पे कोस और सीकेंट हमारे पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो ये थी हमारी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू उसके क्वाड्रेंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो कि कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू। तो अब हमें देखो यहाँ से ये भी पता है कि अगर हम कोस -x करें तो वो किसके इक्वल आएगा, x के, और अगर हम साइन x करें तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x के। ये कोस x के इक्वल आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ साइन x के। क्यों, क्योंकि जो साइन x है वो ओड फंक्शन है, और जो यहाँ पे कोस है वो हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन। उसके बाद है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डोमेन और रेंज देखनी है हमें, किसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, लाई करती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे केस, जो साइन का केस होता है उसमें जो वैल्यूज़ है कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन की वैल्यू हमारी -1 से लेके और 1 तक एग्जिस्ट करती है, और अगर हम कोस की बात करें वो भी -1 से लेके हमारी +1 तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, -1 से +1। तो मीन्स हम अगर इंटरवल की फॉर्म में दिखाएं यहाँ पे, तो इसके केस में हमारे पास इंटरवल बनेगा -1 से 1। ठीक है, रेंज को इंटरवल की फॉर्म में दिखाते हैं तो यहाँ -1 से 1। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन x एंड कोस x इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज इंटरवल, इज़ द इंटरवल। तो रेंज हमारी इंटरवल में होगी और वो रियल नंबर है हमारी डोमेन। अगर हम अब यहाँ कोसिकेंट की बात करें तो कोसिकेंट हमारा साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन और रेंज होगी इसके केस में वो क्या होगी, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कोसिकेंट इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू R एंड द डज नॉट इक्वल टू n पाई। रेंज इज सेट ऑफ दैट डोमेन ऑफ x। डोमेन तो वही है जो हमने देखी थी कि ये इसमें n पाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमने कोस की भी कर ली और साइन की भी कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट के केस में हमने क्या देखा था कि जो हमारा x है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डोंट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी y लेस देन इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेम ही है इनकी रेंज, तो जैसी हमारी x और उसकी थी। तो मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं।
कि जो y की वैल्यू है वो बड़ी है हमारी 1 से और जो छोटी है इससे, क्योंकि हमें इसके अपोजिट करना है ना, इसके केस में अपोजिट करना है बस उठा के इसको, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सीकेंट, तो सीकेंट का भी सेम यही केस बनेगा जैसे इसके अंदर है। इसके अंदर भी क्या था हमारा, ग्रेटर देन था ये हमारा साइन एक्स किससे, -1 से, और लेस देन था 1 से, ठीक है। लेकिन इसमें अपोजिट कर दो तो सीकेंट के केस में हमारे पास क्या बनेगा कि ये लेस देन है -1 से लेकिन ग्रेटर देन है +1 से, ठीक है। अपोजिट बन गया यहाँ पे इस केस में भी। ये हमारे किसका केस है, ये हमारा साइन एक्स का केस है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है टेन का। तो 10 के केस में हमें पता है कि 10 किस डोमेन क्या थी इसकी डोमेन थी x डज नॉट इज इक्वल टू 2n+1 π/2, किसके लिए, सीकेंट के लिए, ठीक है। कोसीकेंट के लिए ये थी हमारी। अब हमारे पास है 10x हमें पता है साइन बाय कोस होता है, तो हमने देखा था कि कोस x 0 नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाली टर्म, ठीक है। नीचे वाली टर्म अगर 0 होगी तो डोंट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसके केस में, 10 के केस में भी, सीकेंट के केस में भी नहीं होनी चाहिए। और ये तो डोमेन होगी। ऐसे ही हम कोट की बात करें तो कोट के केस में भी नहीं होनी चाहिए। कोट के केस में क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू n नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये तो डोमेन की बात चल रही है ना, यहाँ पे डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 10x। और अगर हम रेंज की बात करें, डोमेन तो कोट x ही है, यहाँ पे y इज इक्वल टू कोट x, ठीक है। फिर अब यहाँ पे रेंज अगर देखें तो ये इसकी ऑल रियल नंबर है इसकी रेंज, तो ठीक है सभी पे एग्जिस्ट कर सकता है 10 भी और कोट भी। कोट और 10 की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑल रियल नंबर आएगी। रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारे साइन एक्स है, डोमेन y इज इक्वल टू साइन एक्स आया था यहाँ से, और इनकी जो डोमेन थी वो रियल नंबर थी, लेकिन रेंज थी हमारी -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी ऐसे। लेकिन अब उसके केस में कोसिकेंट और सीकेंट के केस में अपोजिट होगी इनकी जो रेंज थी, ठीक है। और डोमेन हमें पता है कि वहाँ पे y किसके इक्वल था, कोसिकेंट के इक्वल था, ठीक है। और वो कोई रियल नंबर ही एग्जिस्ट कर रहा था, बस वहाँ पे जो वैल्यू है n पाई नहीं पॉसिबल थी कोसिकेंट के केस में, और सीकेंट के केस में 2n+1 π/2 नहीं पॉसिबल थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया 10, तो 10 के केस में हमारे पास x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ सभी जो रियल वैल्यू हैं वो डोमेन पॉसिबल हैं, और रेंज भी सभी वो हैं रियल नंबर्स ही हैं। डोमेन भी रेंज भी सभी रियल नंबर है इसके केस में, लेकिन यहाँ पे बस जो हमारी डोमेन है, डोमेन की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, और इसके केस के अंदर हमारी डोमेन की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारी डोमेन की वैल्यू ये ना हो, बाकी सारी क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। मीन्स रेंज तो इनकी रियल नंबर ही है सभी की, डोमेन इनकी सभी की रियल नंबर है, ठीक है। इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन है, x n पाई नहीं होना चाहिए सीकेंट के लिए, x 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास n x नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस कर लिया हमारी डोमेन और रेंज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है वो। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये यहाँ पे जो हमारे 3.2 एक्सरसाइज है उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं डायग्राम्स, जो ग्राफ होते हैं हमारे इनके लिए, तो वो ग्राफ हमें कैसे मिलते हैं वो देख लेते हैं। ये तो देखियो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइन की, तो साइन के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसे मिलते हैं हमें, और जो इसकी वैल्यू है ये 0 कहाँ कहाँ पे होंगी, 0 होती हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, इधर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये आगे भी जा रहा है, इधर से भी आगे जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे -4 पाई था, फिर -3 पाई था, फिर -2 पाई था, यहाँ पे -पाई था, और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पाई,
यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होंगी, सिर्फ वहाँ पे होगी जहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ये ग्राफ किसका है, हमारा वाई, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोस एक्स की बात करें तो कोस एक्स के केस में क्या होगा, वैल्यू ऐसे ही कुछ होगी, लेकिन वहाँ पे क्या, जहाँ इसकी वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, ये बीच में 0 होती है, जैसे π/2 पे, 3π/2 पे, 7π/2 पे, 5π/2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम मान लें ये बीच है हमारा यहाँ पे, और ये थी हमारी -4 पाई, और ये है हमारी यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये है 3 पाई। ठीक है, यहाँ पे 3 पाई, ये यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें 0 जहाँ जहाँ पे मिल रही है, वो वैल्यूज़ क्या क्या है हमारी यहाँ पे, ये वैल्यू है जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी 0 पे, ये थोड़ी सी ना ऐसे करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मिट करनी थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये है हमारी π/2 पे। ठीक है, 0 यहाँ पे, ये है π/2, सॉरी π/2 तो पहले आएगा ना, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे मिलनी थी, ये एक बार ऐसे करके यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ये इस यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ से देख लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे -पाई थी, तो ये था यहाँ पे π/2, -π/2। ठीक है, और यहाँ पे थी 3π/2 माइनस का, यहाँ पे है -5π/2। ठीक है, तो ऐसे इस साइड में भी होएगा, तो वो हमसे ना ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, इस करके दिक्कत आई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 10 की, तो यहाँ पे हमें वेव की फॉर्म में मिल रही है साइन और कोस, ठीक है, का जो डायग्राम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे 10 की, तो 10 की जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं वो मिलती हैं ऐसे, ये हमारी 1 2 वैल्यू है, यहाँ पे -1 -2 है, और वैल्यूज़ मिलती हैं हमें ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, ऐसी वैल्यू मिलती है यहाँ पे कर्व सी फॉर्म में, और ऐसे यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, -पाई पे है, ये यहाँ पे -π/2 पे है, ये यहाँ पे +π/2 पे है, और ये यहाँ पे हमारी पाई पे है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक और ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे ऐसे करके, तो ये है हमारी यहाँ पे 2 पाई पे, और जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगी 3π/2 पे। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम मिलेगा हमें इसके केस में। और अगर हम 10 की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो वो सॉरी 10 में नहीं, कोस में। ठीक है, कोस में हमें इस डायरेक्शन में मिलेंगे, वो उसकी वैल्यूज़ हमें 3π/2 पे इन पे मिलेगी। यहाँ पे हमें पाई -पाई पे, पाई पे, 2 पाई पे मिल रही थी, वहाँ पे हमें π/2 की वैल्यू पे मिलेगी। मीन्स यहाँ पे जैसे ये π/2 था, यहाँ पे ये था π/2 यहाँ पे, तो वहाँ वैल्यू कैसे मिलनी थी, ये ऐसे इस साइड से आनी थी, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, फिर ऐसे करके, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। मीन्स यहाँ पे तो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, जैसे इस पे पाई पे, 0 पे, इस पे पाई पे, यहाँ नेगेटिव पाई था, यहाँ पॉजिटिव पाई है, लेकिन वहाँ पे 3π/2 पे मिलेगी। तो ये था हमारा, हमने किसका डिस्कस किया, 10 का और कोट का डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोसिकेंट का और सीकेंट का क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले हमारे 10 का भी, कि 10 का सॉरी कोट का, कि कोट का कैसा मिलेगा। तो कोट का देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोट का ड्रॉ अगर हम यहाँ से करें तो ये है हमारा ग्राफ। यहाँ पे हमारा है, मान लो, चलो वो तो बाद में करेंगे, यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लाइंस ले ली हमने, एक लाइन ये है, एक लाइन ये ले ली, इधर से भी हमने एक लाइन ये ले ली। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, ऐसे करके यहाँ से फिर यहाँ पे जा रहा है,
ऐसे ही यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे 0 पे कहाँ पे हुई, ये आई -π/2 पे, ये आई यहाँ पे π/2 पे, और ये आई यहाँ पे 3π/2 पे। तो मीन्स 3π/2 पे 0, यहाँ पे π/2 पे 0, यहाँ पे -π/2 पे 0। लेकिन बाकी पे हाईएस्ट वैल्यू जैसे -π पे हाईएस्ट है, और यहाँ पे पाई पे भी हाईएस्ट है, और यहाँ पे 2π पे भी, ठीक है। लेकिन इसके केस में अपोजिट हो रहा था दोनों में, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, कोट के लिए, और ये किसके लिए था, हमारा 10 के लिए था, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ सीकेंट और कोसीकेंट के लिए। अगर हम यहाँ सीकेंट का ड्रॉ करें तो पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पाई टू पाई वाली, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो लाइन है हमारी, इसके बिल्कुल ऐसे करके गई हुई है ये लाइन, ऐसे करके, मतलब पैराबोलिक फॉर्म बनेगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। और इसके केस में हमारी बनेगी यहाँ पे इधर ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट π/2 है, और ये पॉइंट हमारा 3π/2 है, ठीक है। और इधर से ये यहाँ पे पॉइंट 0 था, और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे -π/2 है। तो हमें इसके अंदर ऐसे पैराबोलाज मिलेंगे। और ये तो हमारा किसका केस था, सीकेंट का केस था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, कोसीकेंट की, तो कोसीकेंट के केस में हमें कहाँ मिलना था, जैसे ये वाली है, एक तो यहाँ पे इसके बीच में मिलेगा, एक ये इसके बीच में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मिलना था, इसके बीच में बिल्कुल लाइन के बीच में आया, लेकिन यहाँ पे लाइन के बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे साइड में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिए, ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर ली कि साइन और वेव की फॉर्म में हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, और इसके अंदर हमें जैसे क्यूबिक इक्वेशन में मिलता है ना, आप क्यूबिक पोलिनोमियल देखी हो आपने, ठीक है। उस कोट और 10 के केस में वैसा मिलता है, लेकिन इसके केस में हमें पैराबोला बन के मिलते हैं, जैसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। मे भी आपके पेपर में ऐसे ग्राफ बन के आ जाए और आपको दे दें कि आइडेंटिफाई करो कि ये ग्राफ आपका किस फंक्शन का है, 10 का है, कोट का है, सीकेंट का है, या फिर कोसिकेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो 3.2 के से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अब ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में तो कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि आगे अब इसमें क्या है, हमारे पास जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो रहते हैं बस। तो हम इसके जो नेक्स्ट फार्मूला वगैरह हैं वो फार्मूला हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड +1 और +2 के सभी जो फॉर्मूले हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।